जीवन आश्चर्यों से भरा था। कभी कभी वे आपको इस तरह से मारते हैं कि आप पूरी तरह से अवाक रह जाते हैं। जय पिताजी, कृपया मेरी मदद करें। दर्पण, क्या आप ठीक हैं? नहीं, मैं नहीं। उस आदमी ने पहले मेरे चमकते पल को बर्बाद कर दिया। इसलिए पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप व्यवसाय संभाल लें और अमन के व्यवसाय को नष्ट कर दें। दर्पण, क्या तुम बच्चे हो? क्या तुम इतना नीचे नहीं गिर सकते? चाय का व्यापार, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा घटिया काम करूं? दर्पण की तीसरी पत्नी डैना, तो क्या आप इस पर ध्यान नहीं देंगे और अपने बेटे की शिकायतें नहीं सुनेंगे? उन सभी वादों का क्या होगा? मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो। डैना, आपकी योजना क्या है? दर्पण, मुझे पहले कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा और चीजों की जांच करनी होगी। डैना, और आप ऐसा कैसे करने की योजना बना रहे हैं? अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहले मुझे अमन से निपटना है। जय, पापा, आप क्या करने जा रहे हैं? जो भी हो, मैं बस उसे मरवाना चाहता हूं। दर्पण, मैंने उसकी यूनिवर्सिटी की जानकारी देखी। वो मार्च में स्नातक कर रहा है। मैं उसके स्नातक होने में हस्तक्षेप करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे पहले किसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी न मिल जाए। जहां तक व्यवसाय की बात है, देखते हैं। अरे बाप रे, वो वहां पढ़ रहा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसकी कॉलेज लाइफ नरक बना सकता था। बस कर, जो भी हो मैं उससे निपट लूंगा, इसलिए खिलवाड़ मत करना। शुरू में दर्पण को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी नजर में ये एक बचकानी शरारत थी। लेकिन टी बॉक्स कैफे के बारे में शोध करने के बाद उसने घातक इरादे विकसित कर लिए। फिर बातचीत बदल गई क्योंकि उनका ध्यान एक दूसरे पर केंद्रित हो गया। सचिव मीना, क्या ये बहुत कठोर नहीं है? व्यापार में सब कुछ जायज है, और तो और मैंने पहले ही उसके प्रति नरमी दिखाई है। फिर कुछ अन्य रैंडम चैट थीं जिनमें ज्यादा लिंक नहीं दिए गए थे, क्योंकि उनमें केवल कुछ शब्द थे जो उचित था, क्योंकि वे आमने सामने बातचीत कर सकते थे। ये बातचीत दर्पण और डैना, यानी उसकी तीसरी पत्नी जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, के बीच हुई थी। लेकिन जब इससे भी उसे संतुष्टि नहीं मिली तो अमन ने पिछले 3 महीनों की सारी कॉल्स का पता लगाया। दर्पण के करीबियों से लेकर उसके संपर्कों तक, खासतौर पर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों तक। कुछ दिनों की जांच के बाद उन्होंने जो पाया वो ये है। ये सब जय विश्वास के साथ शुरू हुआ था, जिसे वो 5 साल पहले कॉलेज में हुई एक घटना के कारण नहीं भूल पाया था। जय, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अमन से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जब उसे पता चला कि यह अमन का मामला है तो उसने अपने पिता से कहा कि जो कोई भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता उसे नष्ट कर दिया जाए। वो धूर्त आदमी काफी समझदार था और वो जानता था कि अगर अमन को किसी का समर्थन मिला तो चीजें बिगड़ सकती हैं। इसलिए उसने लोगों को काम पर रखा और कोई भी कदम उठाने से पहले सब कुछ जांच लिया। और जब उसे सब कुछ पता चल गया तो उसने हमला करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अमन को एक अवसर दिया। ऐसा लग सकता है कि वो अमन को एक मौका दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी योजना के अनुसार अगर अमन ने पूरा कारोबार नहीं बेचा होता और उसे सिर्फ कुछ शेयर बेचे होते तो दर्पण ने हर तरह की चालाकी भरी चालें तैयार कर ली होती। क्योंकि अमन ने उस कमीने को अस्वीकार कर दिया था तो दर्पण ने अमन के जीवन को बर्बाद करने का निर्णय लिया तथा अपने अपमान के लिए उसे दोषी ठहराया तथा किसी और को कष्ट देकर अपने अपमान को कम करने की आशा की। ये जानते हुए कि अमन एक निम्न आय वर्ग की पृष्ठभूमि से आया था और उसने स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी, दर्पण को विश्वास था कि वो किसी भी तरह के प्रतिशोध के डर के बिना उसे नष्ट कर सकता है। लेकिन जिस चीज की उन्हें उम्मीद नहीं थी वो थी सूरी के मामले में उलटफेर। उन्हें यकीन था कि अमन हार जाएगा और इसके साथ ही वो व्यवसाय को करारा झटका देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए दर्पण ने राजनीतिक दल के अपने एक मित्र से संपर्क किया और चूंकि वो सत्तारूढ़ दल था इसलिए उसने अपने संपर्कों का उपयोग कर सबूत गढ़े। इसके अलावा जिन लोगों को भोजन विषाक्तता का अनुभव हुआ था उन्हें दर्पण द्वारा भेजा गया था और मीना ने उन लोगों को धन स्थानांतरित किया था। इसके अलावा दर्पण ने अमन के लिए गड्ढे खोद दिए थे जिनसे वो नहीं बच सकता था। अगर अमन ने राज को कोई दान दिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और राज इसका उपयोग अपनी ईमानदार छवि को उजागर करने के लिए करेगा। यदि वे दान नहीं देते तो FSSAI उनका कारोबार बंद कर देती। कैफे में गिरे 3 लोगों के अनुसार ये सब उस कमीने ने रचा था और सचिव ने इसकी व्यवस्था की थी। मामले को बदतर बनाने के लिए दर्पण ने लोगों को अमन की थीसिस को गढ़ने के लिए किसी को खोजने का निर्देश दिया।
जिससे ये साहित्यिक चोरी जैसा लगे और ये सुनिश्चित हो जाए कि अमन की शैक्षणिक और व्यावसायिक संभावनाएं बर्बाद हो जाएं। स्नातक की डिग्री प्राप्त करना अब उनके लिए चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है या नहीं। समस्या थी सिस्टम कार्य की। अमन को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि इस कमीने की 4 पत्नियां और 7 बेटे हैं और उसने उनके नंबर भी सेव कर रखे थे, जैसे पहली पत्नी, दूसरी पत्नी वगैरह। ऐसा भी लगता था कि उनका अपनी सेक्रेटरी के साथ भी संबंध है, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था, केवल संदेश थे, जैसे कि अपने आप को तैयार करो, मैं ये अभी करना चाहता हूं। इस पर सचिव केवल यही जवाब देते, इसे अनदेखा करते हुए अमन ने जे नाम पर मोहर लगा दी। वो कुतिया का बेटा। कॉलेज के दौरान जे और दूसरी पीढ़ी के कुछ अमीर लोगों ने केटीवी में एक पार्टी का आयोजन किया था। यद्यपि वो थोड़ा असामाजिक था, फिर भी अमन काफी सुंदर था, इसलिए कुछ महिलाओं ने उसे अमन कहने के लिए कहा। कोई रास्ता न देखकर अमन ने सोचा कि ये इतना भी बुरा नहीं होगा, इसलिए उसने वहां जाकर देखने का निर्णय लिया। लेकिन चीजें थोड़ी परेशानी वाली हो गईं। उसके रूप रंग के कारण कुछ लड़कियां उसे होटल में ले जाकर मौज मस्ती करना चाहती थीं, जिससे उसे घृणा होती थी। उसने हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक लड़की को थप्पड़ मारा जिसने उसे छूने की कोशिश की। ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन अमन को हमेशा खुजली और गंदगी महसूस होती थी जब कोई ऐसा व्यक्ति उसे छूता था जिसे वो दोस्ताना नहीं मानता था। इस थप्पड़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जे ने बचावकर्ता बनने की कोशिश की। वो चाहता था कि अमन लड़कियों के साथ एक रात बिताए, लेकिन उसने मना कर दिया और इससे एक तमाशा पैदा हो गया जो इस हद तक बढ़ गया कि माता पिता को बुलाया गया। उसके माता पिता, जे के नहीं। अंत में अमन को निलंबित कर दिया गया और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। सभी रिपोर्ट्स और कॉल रिकॉर्डिंग के अंत तक अमन की आंखें लाल हो गई थीं। यदि किसी को घूरने से किसी की मृत्यु हो सकती है, तो वो पहले से ही सामूहिक हत्या कर चुका होता। कमबख्त गधे, ये पूरा परिवार कमीनों का समूह है। जे, दर्पण, राज, जरा रोको, मैं तुम्हारा सब कुछ जला दूंगी। मैं तुम्हें इस हद तक कुचल दूंगा कि तुम अपना सिर भी नहीं उठा पाओगे। इस समय अमन उस कमीने शरीर में एक छेद कर देना चाहता था। तभी एक खोज सामने आई। खोज। दर्पण विश्वास से इसकी कीमत वसूलो और उसे दिखाओ कि उसने किससे पंगा लिया है। पुरस्कार 10,000 SP, कौशल स्तर ऊपर, जिसका उपयोग प्रोफेशनल से नीचे किया जा सकता है। कुछ भी करने से पहले अमन दर्पण की जांच करना चाहता था, और ऐसा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये आदमी वाकई एक जानवर था। उस आदमी की पत्नी बहुत अच्छी थी, फिर भी वो उसे धोखा दे रहा था। दर्पण की पहली पत्नी कोई साधारण नहीं थी। वो स्पाइडर नामक एक प्रतिष्ठित IT सॉफ्टवेयर फर्म के CEO की बेटी थी। ऐसा लग रहा था कि या तो वो उसकी बेवफाई से अनजान थी, या फिर वो ये सब जानती थी और उसने इसे स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा एक तीसरा संभावित मामला भी था, जहां वो धोखेबाज थी। दुनिया को जानने के बाद अमन को यह सब देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। समाज के उच्च वर्ग में पागल लोग भरे पड़े थे। कहावत है, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। ये सिर्फ एक क्लीशे है जो उपन्यासों में अच्छी लगेगी। वास्तव में ये कथन कुछ इस तरह था, शक्ति के साथ कुछ भी करने और किसी से भी संभोग करने की स्वतंत्र इच्छा आती है, और अमन उस शक्ति को बहुत चाहता था। इन सब का विश्लेषण करने के बाद अमन ने अन्य चीजों की खोज में और अधिक समय बिताया। अंत में उन्हें एक फाइल मिली जिसमें बजट से संबंधित बेमेल डेटा था। ये टैक्स चोरी से संबंधित कुछ था। ये जानते हुए कि उसे इस मामले की और अधिक जांच करने की आवश्यकता है, अमन ने अधिक जानकारी डाउनलोड करने और मामले का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। फिर उसने लेखा और मानव संसाधन विभागों को लक्ष्य बनाया। डाउनलोडिंग पूरी करने के लिए नेटवर्क छोड़ते हुए अमन ने घड़ी की ओर देखा और फिर गहरी सोच में डूबने से पहले अपना सिर हिलाया। जय के साथ जो मुद्दा उसने अपने दिल में दबा रखा था, वो उसके दिमाग में फिर से उभर आया। हालांकि उसने जय को पीटा था, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। उसके माता पिता ने उसका जीवन नरक बना दिया, और जब वो भाग गया तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उसे पुलिस पकड़कर वापस उनके पास ले आए। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं
तो मुझे लगता है कि मेरे माता पिता के साथ कुछ गड़बड़ है। हर बार जब मैं भागता था तो वे मुझे वापस लाने के लिए हर संभव तरीका अपनाते थे। जब तक उन्हें पता था कि मैं कहाँ हूं तब तक कोई समस्या नहीं थी। भाड़ में जाओ, जब मुझे जवाब चाहिए था तो वे कमीने गायब हो गए। घटना से पहले अमन ने अपने माता पिता को ट्रैक करने के लिए उनके फोन पर मैलवेयर और ट्रोजन लगाए थे, लेकिन जब वे गायब हो गए तो उनके फोन वहीं रह गए। अमन ने उनके खातों की निगरानी भी की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ और उनके पास कोई छिपा हुआ खाता होना असंभव था, क्योंकि चालू खाते में 24 मिलियन रुपए की भारी रकम थी और भगवान ही जाने ये सब कहां से आया था। उसे ये समझने के लिए बैंक सर्वर को हैक करने की जरूरत थी और वो ये कदम उठाने के लिए तैयार था। ऐसा प्रतीत होता था कि या तो वे गायब हो गए थे या किसी कारणवश उनकी हत्या कर दी गई थी। अमन को इस बारे में बुरा लग रहा था, लेकिन उसने बाद में इस पर विचार करने का निर्णय लिया, क्योंकि अभी उसे किसी और चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। वो थोड़ा हिचकिचाया और सोचने लगा कि क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए। सिस्टम, मुझे क्या करना चाहिए? बेचैनी महसूस करते हुए उसने सहजता से ये बात कह दी, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उसे जवाब मिला, मेजबान, हालांकि मैं कोई जीवित प्राणी नहीं हूं और दुनिया के नियमों का एक अमूर्त मूर्तिमान हूं जो तर्क के एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करता है, मैं आपको सिर्फ एक सुझाव दे सकता हूं। जब तक आपको विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और जोखिम इसके लायक है, तब तक बस अपने दिल की सुनो। अमन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सिर हिलाकर आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर उसने क्या सुना। क्या इस प्रणाली ने ऐसा सुझाव दिया जो इस ग्रह के 99.99% मनुष्यों की तुलना में अधिक मानवीय प्रतीत होता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए कि ऐसे समय में उसके सिस्टम ने उसे सांत्वना दी, या ये सोचकर रोना चाहिए कि यही एकमात्र व्यक्ति था जो उसके दिल की बात जानता था, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था। जो भी मामला हो, क्योंकि उसका दिल और दिमाग दोनों कह रहे थे कि ये करो, इसलिए उसने ये किया। तो फिर चलो शुरू करते हैं बातचीत। फन लाइफ डिस्को बार में बार का मैदान जीवंत रोशनी और तेज धुनों से जगमगा रहा था, जबकि लोग शराब पी रहे थे और विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त होकर नाच रहे थे। लड़कियां अपने कूल्हों को हिला रही थीं और उनके साथ पुरुष भी थे जो एक हाथ से उन्हें सहारा दे रहे थे और दूसरे हाथ से शराब पी रहे थे। इस बीच गाना जोरों पर बजने लगा, जिससे पूरा स्थान भर गया और भीड़ भी नाचने लगी। नियॉन लाइट के नीचे हम रात भर नाचते रहेंगे। हर कदम के साथ हम प्रज्वलित होते हैं। इस बिजली के स्वर्ग में मस्ती करना, यही जीवन की खूबसूरती है। केंद्र में महंगे भव्य रूप से सुसज्जित परिधानों में उच्च वर्ग के व्यक्तियों के एक समूह ने क्लब के अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। भीड़ के बीच जे, एक प्रसिद्ध दूसरी पीढ़ी के धनी सोशलाइट जो अपने शराबी व्यवहार और अय्याश हरकतों के लिए जाने जाते थे, दो आश्चर्यजनक सुंदरियों के साथ बेतहाशा नृत्य कर रहे थे जो उनकी ऊर्जा से मेल खा रही थीं। एक क्षण रुककर उसने नोटों का बंडल निकाला और चिल्लाया, लड़कियों, मौज करो, जीवन केवल आनंद के लिए है। चूंकि मास्टर जे ने यह कह दिया है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोई रोक टोक नहीं। नाचते समय जे अपने साथियों के साथ जीवंत बातचीत में व्यस्त था, शैंपेन की चुस्कियों के बीच हंसी ठठोली और विनोदपूर्ण बातचीत कर रहा था तथा अपने आसपास की आकर्षक लड़कियों को देख रहा था। उसके उग्र व्यवहार के कारण कोने में खड़े लोगों को ईर्ष्या होने लगी, लेकिन वे केवल जे को घूर सकते थे जो इस ध्यान का आनंद ले रहा था। ईर्ष्या, मुझे ये बहुत पसंद है। एक बार जब अमन नष्ट हो जाएगा तो मैं अपना सुपर रूप दिखाऊंगा और उस बदमाश को बुरी तरह डरा दूंगा। जैसे ही जे नाचने लगा और अपना शरीर हिलाने लगा, एक खूबसूरत लड़की जे के ऊपर आ गई और उसके कान में फुसफुसाने लगी, युवा मास्टर, आज आप किसे चाहते हैं? जे की धुंधली आंखें चमक उठीं और जैसे ही उसने मोहक आवाज सुनी और उसके आकर्षक चेहरे को देखा, उसे लगा जैसे उसके पैंट के नीचे आग जल रही हो। वह महसूस कर सकता था कि उसके भीतर कुछ उठ रहा है और मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। आधी रात हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। चलो
आज घर नहीं चलते। फिर उसने इधर उधर देखा और एक दूसरी लड़की की ओर इशारा किया। मैं चाहती हूं कि तुम और वो लड़की आज रात मेरे साथ चलो। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और फुसफुसा कर बोली, आओ युवा स्वामी, मैं आपकी मदद करूं। जे और उसकी प्रेमिका डिस्को बार से बाहर निकलते हैं और उसकी कार की ओर बढ़ते हैं। वह एक लैम्बोर्गिनी उरस थी और जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, उसकी हेडलाइट्स ने अंधेरी सड़क पर एक चमकदार रोशनी बिखेर दी। जे का समर्थन करने वाली लड़कियों ने जे का उत्साहवर्धन करना और उसका अहंकार बढ़ाना सुनिश्चित किया। नशे में धुत जे लड़खड़ाते हुए ड्राइवर की सीट पर जा गिरा। उसके पीछे एक लड़की भी बैठी थी। जैसे ही जे ने शक्तिशाली मशीन को तेज किया, इंजन जोर से गरजने लगा। जब उसने कार को भगाया तो कार एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगी, लेकिन वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पार्किंग से बाहर आकर और कुछ मीटर तक कार चलाने के बाद ही कार रुक गई। इससे जे की भौएं तन गई। इंजन ठीक लग रहा था, तो समस्या क्या थी? बेटी, 1 मिनट रुको, उसने अपनी हताशा छिपाते हुए कहा। दरवाजा खोलकर जे चीजों का विश्लेषण करने के लिए बाहर निकला, तभी उसे पता चला कि उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया है। क्या बकवास है, यह कैसे हुआ? वह गुस्से से चिल्लाया और कार को लात मारी, लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के अंधेरे में एक बोतल उछलकर जे के माथे पर जोर से लगी। जे के सिर में दर्द फैल गया और वह झटके से लड़खड़ाने लगा, जबकि उसके चेहरे से खून बहने लगा। उसके पीछे बैठी लड़की सदमे से चीख उठी। उनकी आवाजें चिंता में बढ़ गईं। वे इतने सदमे में थे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सके और मदद के लिए बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने से भी डर रहे थे। तभी उन्होंने सड़क के उस पार से एक व्यक्ति निकलते हुए देखा। उसने तेजी से एक और कांच की बोतल निकाली और जे के माथे पर फिर से वार किया। बैम! क्लिंक क्लिंक। जीवन में अमन ने हमेशा तार्किक रूप से निर्णय लिया, जब तक कि उसे अन्यथा मजबूर ना किया जाए। हालांकि आप हमेशा तर्क पर टिके नहीं रह सकते और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचते नहीं रह सकते। सुन्न दिखने के बावजूद वह अभी भी एक इंसान था। उसकी नसों में गर्म खून बह रहा था। जब जरूरत पड़ी तो उसने जवाबी हमला किया, लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद वह जानता था कि एक बेपरवाह बैल की तरह आगे बढ़ना उसके लिए सिर्फ मुसीबत का कारण बनेगा। अतीत में उसे कष्ट सहना पड़ा है, लेकिन इस बार उसे कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। हालांकि उस घटना को बहुत समय बीत चुका था, लेकिन उस तस्वीर को देखकर उसके अंदर अचानक जो आवेग पैदा हुआ, उससे उसके लिए उस खुजली को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया। यह असहनीय था और वह कुछ भी नहीं कर सका। उन्होंने नेटवर्क ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करके जे के डिजिटल फुटप्रिंट को दिखाने वाले पैकेट कैप्चर करके शुरुआत की। डेटा को छानते हुए उन्होंने संतुष्ट सिर हिलाकर जे के आईपी पते को ठीक से पहचान लिया। एक जियोलोकेशन स्क्रिप्ट को सक्रिय करते हुए उन्होंने देखा कि निर्देशांक और नक्शे उनकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, जो जे के ठिकाने की पुष्टि कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी हुडेड जैकेट पहन रखी थी और अपने चेहरे को मास्क और काले चश्मे से ढक रखा था। गंतव्य पर पहुंचने पर उसे जे की कार दिखी, वही कार जो वह कॉलेज के दिनों से इस्तेमाल करता आ रहा था। उसने कार के पिछले टायर पंक्चर कर दिए और इंतजार करने लगा। सीसीटीवी कैमरे ने शायद यह सब रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था और उसे हुड से ढक रखा था। देश में पुलिस जिस तरह से काम करती है, उसे देखते हुए अगर उन्हें उसकी तस्वीर का सुराग भी मिल जाए तो भी वे उसे नहीं पकड़ पाएंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्हें कैसे पता चला, तो उन्हें इसका स्पष्ट अनुभव था। फिर वह सड़क के उस पार दूर जाकर इंतजार करने लगा। जगह खाली थी क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। जे 2 लड़कियों के साथ बाहर आया और वे गाड़ी लेकर चले गए। उससे थोड़ी दूर जाने के बाद कार रुक गई। अमन ने इस अवसर का लाभ उठाया और 2 कांच की बोतलें उठाकर आगे की ओर भागा तथा यथासंभव अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश की। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि जय हताश होकर कार को लात मार रहा है। उसने तेजी से एक बोतल निकाली और उस आदमी के सिर पर दे मारी। बाम! बोतल के गिरने से जय लड़खड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अमन तेजी से उसके पास आया और उसने एक और बोतल निकाली और जय के सिर पर फिर से दे मारी। बाम! अगले ही पल जय की दृष्टि धुंधली हो गई और वह गिर पड़ा। वह कार पर जोर से गिरा और उसकी पीठ बोनट से टकराई और वह सीधा लेट गया।
उसके चारों ओर की दुनिया तेजी से घूमने लगी क्योंकि उसे लाल तरल की गर्म बूंदें अपनी दृष्टि पर दाग लगाती हुई महसूस हो रही थीं। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अमन ने जय की कोई परवाह नहीं की और वह बहुत तेज गति से आगे भाग गया, जिससे कार के अंदर बैठी लड़कियां डर के मारे चीखने लगी। शुक्र है कि अमन को भागता देख वे थोड़ा शांत हो गए। जब वे शांत हुए तो उन्होंने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। वे डरे हुए थे, इसलिए पुलिस के आने तक उन्होंने कार नहीं छोड़ी। वे जय की स्थिति को लेकर चिंतित थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें अपनी जिंदगी की चिंता थी। कौन जानता है कि हमलावर दोबारा आया और उन पर हमला किया। सौभाग्य से कुछ ही मिनटों बाद पुलिस आ गई, उसके बाद एम्बुलेंस भी आ गई। जय को अस्पताल ले जाया गया, जबकि दोनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिससे वे मन ही मन कोसने लगीं। जो रात बहुत बड़े इनाम के साथ मजेदार होने वाली थी, वह दुष्स्वप्न में बदल गई। पॉइंट एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति थका हुआ और परेशान सा भाव लिए निजी एसयूएम अस्पताल में दाखिल हुआ। जब दर्पण अस्पताल के गलियारे से गुजर रहा था तो एंटीसेप्टिक की गंध हवा में भर गई थी। एक नर्स ने उसे पहचान लिया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने गलियारे की ओर इशारा करते हुए कहा, दाहिनी ओर मुड़ो, ये तुम्हारे बाईं ओर दूसरा दरवाजा है। दर्पण ने जल्दी से सिर हिलाया और भाग गया। अभी भी उसके मन में विचार थे। जब वह आपातकालीन कक्ष के दरवाजे से अंदर घुसा तो उसने देखा कि डैना एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसका चेहरा उसके हाथों में छिपा हुआ था। उसका सामान्यतः संयत व्यवहार बिखर गया तथा उसकी जगह तीव्र आतुरता ने ले ली। डैना, दर्पण ने फुसफुसाते हुए उसके पास सावधानी से आते हुए कहा, क्या हुआ? वह डेना ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसके सिर पर चोट लगी थी। दर्पण, उसने घुटते हुए कहा। उसकी आवाज दुख और क्रोध से भरी हुई थी। किसी कमीने ने उसे कांच की बोतलों से मारा। दर्पण कुर्सी पर बैठ गया और चिल्लाया, ये साले कमीने! दर्पण ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए उसके कंधे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बुदबुदाया, वे ऐसा क्यों करेंगे? दर्पण का जबड़ा कस गया और वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। वे कहाँ हैं? ये किसने किया? क्या उसने फिर किसी को उकसाया? डेना ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। मुझे नहीं पता, वो कमीना भाग गया, लेकिन तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा दर्पण। तुम्हें उन्हें हमारे बेटे के साथ किए गए उनके कृत्य की सजा देनी होगी। मैं ऐसा करूंगा। दर्पण ने कसम खाई। उसकी आवाज सख्त हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। यद्यपि उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्हें पता था कि संभवतः उनके बेटे ने किसी को ठेस पहुंचाई होगी, जैसा कि उसने पहले भी किया था। ये बदमाश! आखिर मैं ऐसे उपद्रवी को कैसे जन्म दे सकती हूं? डेना ने भले ही बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया की, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यह उसके लिए एक सामान्य घटना थी। हर कुछ दिनों में उसका बेटा मुसीबत में पड़ जाता था और उसे अपना पिछवाड़ा साफ करना पड़ता था। डेना को शांत करने के बाद वे नुकसान की सीमा को समझने के लिए डॉक्टर के पास गए। उनके बेटे को मामूली चोट और खोपड़ी में फ्रैक्चर हुआ था, जिसका मामूली सर्जरी से इलाज संभव था। उन्होंने उनसे आवश्यक उपचार जारी रखने को कहा। इस बीच डेना ने दर्पण की ओर देखा। उसका दुख एक उग्र संकल्प में बदल गया। मुझसे वादा करो दर्पण, उसने कर्कश स्वर में फुसफुसाया, लगभग एक पागल की तरह। दर्पण में सिर हिलाया। मैं इसका ध्यान रखूंगा। शुक्र रहा। जब तक उन्होंने अस्पताल में काम निपटाया, बिलों का भुगतान किया और अन्य काम निपटाए, तब तक सुबह हो चुकी थी। उदास मन से वो सीधे अपने कार्यालय चला गया। वो पहले जितना जवान नहीं था और नींद की कमी उसे बहुत परेशान करती थी। अपने दफ्तर में घुसते ही उसने मीना से नाश्ता बनाने को कहा। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठा, दर्पण कोसने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, पिताजी सही थे। बहुत सारी पत्नियां और बच्चे मुसीबत का कारण बनते हैं। जरूरत पड़ने पर वो जब तक चाहे किसी को भी ढूंढ सकता था, लेकिन किसे पता था कि बेलगाम होकर वो अपने बीज बो देगा, जो जल्द ही बड़े हो जाएंगे। उनकी पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र और पुत्री को छोड़कर अन्य सभी लोग कूड़ा करकट फैलाने वाले, धन की हेराफेरी करने वाले और खिलवाड़ करने वाले थे। कुछ क्षण बाद मीना नाश्ता लेकर आई। दर्पण ने एक घूंट चाय पी ली और फिर बची हुई चाय पी गया। उसका शरीर कांप उठा और चेहरे पर आनंद का भाव प्रकट हो गया। उसने अपने हाथ में लिए कप की ओर देखा। उसकी आंखें तेज हो गईं। ये चाय, मुझे इसे लेना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दृढ़ निश्चय के साथ उसने कुछ काम निपटाने के लिए अपना कंप्यूटर खोला, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर रोशनी हुई, एक चौंकाने वाला दृश्य उसके सामने आया, जिसने उसे हिला कर रख दिया। क्या तमाशा चल रहा है? अमन अपने कमरे में ठंडे भाव से बैठा था।
जबकि अनेक मॉनिटरों की चमक उसके चेहरे पर एक डरावनी रोशनी डाल रही थी। एक बार जब वो उस आदमी को मारकर वापस आया तो अमन ने दर्पण के लिए एक बड़ा उपहार तैयार करना शुरू कर दिया। अब दर्पण को जगह दिखाने का समय आ गया था। एक स्क्रीन पर कोड की लाइनें तेजी से स्क्रॉल हो रही थीं, जबकि दूसरी स्क्रीन पर एक कमांड और कंट्रोल इंटरफेस दुनिया भर के कई समझौता किए गए कंप्यूटरों से उसका कनेक्शन प्रदर्शित कर रहा था। उसका नवीनतम अधिग्रहण दर्पण का कंप्यूटर था, जिसमें उसने खुद विकसित एक परिष्कृत रिमोट एक्सेस टूल का उपयोग करके घुसपैठ की थी। कुछ की स्ट्रोक्स के साथ अमन ने दर्पण के कंप्यूटर से कनेक्शन शुरू किया और फायरवॉल सुरक्षा को आसानी से पार कर लिया। उसने देखा कि दर्पण का डेस्कटॉप उसकी स्क्रीन पर दिखाई दिया। आइकन और वॉलपेपर परिचित थे, फिर भी दूर थे। चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है, अमन ने दर्पण की फाइलों को खंगालना शुरू करते हुए खुद से कहा। फोल्डरों में इतनी बारीकी से नेविगेट करते हुए कि वो पहले भी अनगिनत बार ऐसा कर चुका हो, अमन को संवेदनशील दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, व्यक्तिगत पत्राचार और यहां तक कि कुछ एन्क्रिप्टेड फाइलें भी मिली, जिन्होंने उसकी दिलचस्पी जगाई। कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर अमन ने 30 स्ट्रोक्स को कैप्चर करने के लिए एक स्क्रिप्ट निष्पादित की, जिससे पासवर्ड या अन्य मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद थी। फिर उसने अपने दूसरे मॉनिटर पर नजर डाली, जहां उसे दर्पण की स्क्रीन का लाइव फीड दिखाई दे रहा था, जो किसी भी ऑनलाइन लेनदेन या संदेशों को रोकने के लिए तैयार था, जिससे वित्तीय लाभ हो सकता था। लेकिन अमन का आज रात का मुख्य उद्देश्य अराजकता फैलाना और अविश्वास फैलाना था। उसने दर्पण के वेब ब्राउजर को एक्सेस किया, दूर से ही नए टैब खोले और कई वेबसाइट्स पर नेविगेट किया। सोशल मीडिया, न्यूज आउटलेट्स और यहां तक कि अस्पष्ट फोरम जो अपनी विवादास्पद सामग्री के लिए जाने जाते थे। प्रत्येक क्लिक को एक डिजिटल पद चिन्ह छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, जो जल्द या बाद में सवाल और संदेह पैदा करेगा। अमन ने वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित एक लेख पर क्लिक किया, ये जानते हुए कि यह दर्पण का ध्यान आकर्षित करेगा। फिर कुछ और की स्ट्रोक्स के साथ उसने दर्पण के ईमेल खाते के माध्यम से एक अज्ञात मैसेज भेजा, जिससे उसके संपर्कों में संदेह के बीज बो दिए गए। घड़ी की टिक टिक आधी रात को पार कर गई, जबकि अमन ने अपना डिजिटल घुसपैठ जारी रखा। उसने काफी सावधानी से अपने ट्रैक्स को कवर करना सुनिश्चित किया, लॉक को मिटा दिया और पता लगाने से बचने के लिए किसी भी पिछले दरवाजे को बंद कर दिया। आखिरकार वो अपने फैलाई गई अराजकता से संतुष्ट था, जिसे उसने दर्पण के कंप्यूटर खोलने का और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। कंप्यूटर उसके मेन फ्रेम से जुड़ा हुआ था और बहुत गोपनीय था, जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजें थीं। उसके अलावा कोई भी इसे संचालित नहीं कर सकता था। लेकिन अभी जैसे ही उसने इसे खोला, पासवर्ड डालने से पहले ही बूटिंग विंडो दिखाई दी। ये पहले से ही अनलॉक्ड था। भाड़ में जाए नरक, क्या? ये शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि उसने अपनी होम स्क्रीन पर अनेक फाइलें और टैब चमकते हुए देखे। यदि यह काफी चौंकाने वाला नहीं था, तो टैब में खोली गई सामग्री ने उसे बुरी तरह डरा दिया। कुछ टैब्स पर उनकी बातचीत प्रदर्शित हो रही थी, जबकि दूसरी स्क्रीन पर उनकी राज और कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ कॉल रिकॉर्डिंग प्रदर्शित हो रही थी। अन्य कुछ टैब में उनकी कर चोरी, धन हेराफेरी, काले धन के रिकॉर्ड तथा इस बात का विस्तृत विवरण था कि किस प्रकार उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लागत में कटौती की और यहां वहां घोटाले किए। हालांकि ये मामले छोटे थे, लेकिन एक बार उजागर होने पर ये उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकते थे। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बन गईं और कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह भीग गया। इस बात के बावजूद कि वो वातानुकूलित कमरे में बैठा था, वो इतना हतप्रभ और सदमे में था कि एक शब्द नहीं बोल पाया। वो चीखें और गालियां निकालना चाहता था, वे सब उसके गले में ही अटक गईं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। ये भयानक था, ये बहुत भयानक था। कौन, आखिर कौन है ये कमीना? दर्पण गुस्से से दहाड़ते हुए संयम खो बैठा। बस उसी क्षण रिंग 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 उसका फोन बज उठा, और जब उसने फोन करने वाले की ओर देखा तो उसे पता चला कि वो एक अज्ञात नंबर था। उसका तुरंत मन हुआ कि वो कॉल काट दे, लेकिन उसके अंतर मन ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी। उसकी छठी इंद्री चिल्ला रही थी कि अगर उसने कॉल काटने की हिम्मत की तो उसे पछताना पड़ेगा। कौन? जवाब में जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। आश्चर्य, आश्चर्य। मुझे आशा है कि आपको मेरा आश्चर्य पसंद आएगा, श्रीमान डायरेक्टर। आप, ये कैसे संभव है? दर्पण घबराकर कुर्सी से खड़ा हो गया, लेकिन ये जानते हुए कि वो किसके साथ व्यवहार कर रहा है, उसने अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश की।
क्या क्या आपने शीर्ष स्तरीय हैकर्स को काम पर रखा है? ये गोपनीयता का उल्लंघन है। क्या आप जानते हैं कि मैं आप पर मुकदमा कर सकता हूं? वो जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वो एक युवा भोला भाला व्यक्ति था। अपने तेज दिमाग के बावजूद वो अनुभव में कमजोर पड़ सकता था। मुझ पर मुकदमा करो। आप मुझ पर किस आधार पर मुकदमा करोगे? मैं हर ट्रैक कवर कर सकता हूं। अगर ये विफल भी हो गया तो क्या आपको लगता है कि जब तक ये सब खत्म होगा तब तक आप जिंदा रहेंगे? एक बार जब मैं सब कुछ जारी कर दूंगा तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, आपका शिक्षा उद्यम प्रभावित होगा और आप पर कर चोरी के लिए मुकदमा चलाया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। सरकारी परियोजना बनाते समय आपने जो भी पैसा गबन किया है वो सुर्खियों में आ जाएगा और राज के साथ घुलने मिलने और FSSAI में हेरफेर करने के लिए उसका इस्तेमाल करने के बारे में मत बोलना। दर्पण ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। दरअसल वो बड़ी मुसीबत में था और बहस करके उसे पता था कि वो आग से खेल रहा है। लेकिन इस आदमी ने यह कैसे किया? आखिर कैसे? यदि उन्होंने किसी हैकर को काम पर रखा था तो सीमित संसाधनों के साथ वो ये काम कैसे कर पाया? यहां तक कि वो भी एक अच्छा हैकर आसानी से नहीं ढूंढ सकता, तो फिर इस आदमी को अचानक से एक अच्छा हैकर कैसे मिल गया? दर्पण की पहली प्रतिक्रिया थी कि मदद के लिए किसी हैकर को ढूंढा जाए, लेकिन क्या यह संभव भी होगा? दर्पण ने अपनी आंखें बंद कर ली। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं? यह एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, सीधे मुद्दे पर। मुझे यह पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप यह सब तमाशा बंद करें। राज से कहें कि वो FSSAI का आदेश और ये सब हरकतें वापस ले लें। मैं ये करूंगा, दर्पण ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। अब मैं देख रहा हूं कि आपकी कुल संपत्ति $150 मिलियन है, जो 12 बिलियन इंद रुपयों के बराबर है। एक मध्यम वर्गीय व्यवसाय के लिए यह बहुत अच्छी रकम है। इसलिए दर्पण का हृदय क्षण भर के लिए धड़क उठा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। क्या तुम क्या चाहते हो? मुझे 5 अरब रुपए भेजो। अपनी किस्मत को इतना भी मत आजमाओ कमीने। तुम मुझसे क्यों नहीं मांगता कि मैं तुझे सब कुछ दे दूं? नहीं नहीं, मैं सब कुछ नहीं ले सकता, वरना तुम्हारी बीवी को कौन खिलाएगा? सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मुझे 5 बिलियन दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मौत के मुंह में चला जाऊंगा। यह सारी जानकारी तुम्हें बर्बाद कर सकती है और मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब तक मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तय करो कि तुम पैसा बचाना चाहते हो या सब कुछ छोड़कर दिवालिया हो जाना चाहते हो। इसके अलावा आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही एक स्वचालित प्रणाली स्थापित कर ली है। अगर मैं 24 घंटे के भीतर इस फाइल को नहीं खोलता हूं तो यह संबंधित लोगों और सभी मीडिया आउटलेट को भेज दी जाएगी। 500 मिलियन रुपए ये लो और चले जाओ, दर्पण ने अपनी जान निचोड़ते हुए कहा। भाड़ में जाओ तुम। ये क्या बकवास है? 500 मिलियन? क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? ये मेरे लिए 4 रॉयल रॉयस फैंटम खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। दर्पण की छाती क्रोध से फूल उठी। 1 अरब। इसे 4 अरब रुपए कर दीजिए। 1.5। 3.5 मेरा आखिरी प्रस्ताव है, या मैं अब सब कुछ जमा कर दूंगा और इस कर चोरी और आयकर के लिए काले धन के सभी सबूतों के साथ मुझे इसमें से भी हिस्सा मिलेगा। 3 बिलियन मेरा अंतिम। धिक्कार है, सौदा। इसके साथ ही फोन तुरंत कट गया, जिससे दर्पण हप्रभव रह गया। भाड़ में जाओ तुम। गुस्से से दहाड़ते हुए उसने फोन को जमीन पर पटक दिया, जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गया। जो लोग सोच रहे हैं 300 बिलियन रुपए बराबर 37 मिलियन USD बराबर 300 करोड़। कॉल कट करने के बाद अमन ने फोन मेज पर फेंक दिया और भारी चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया। हाय, जीवन इतना कठिन क्यों है? चीजें जल्द ही खत्म होने वाली थी, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह से उसने उम्मीद की थी। उस व्यक्ति ने जो कुछ किया था और जो कुछ वो करने का इरादा रखता था, उसे देखते हुए अमन जानता था कि यह सब उसकी दया थी।
आखिरकार यदि अमन कोई कमजोर व्यक्ति होता तो वह अपना पूरा करियर बर्बाद कर लेता, यहां तक कि उसे सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता। तो जवाब में अमन उस आदमी को धूल में मिला देना चाहता था, लेकिन आखिरी क्षण में उसकी सारी योजनाएं बदल गई। कुछ घंटे पहले उन्होंने अभिजीत को फोन करके बताया कि उनके पास सब कुछ नियंत्रण में है और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर अभिजीत ने उन्हें ईमानदारी से सलाह दी। आगे बढ़ने के दो रास्ते थे। पहला यह था कि यह सब प्रकाशित किया जाए, कर चोरी के बारे में सरकार को रिपोर्ट दी जाए और उस कमीने पर मुकदमा चलाया जाए। दूसरा तरीका था उसे ब्लैकमेल करना और उस मौके पर बढ़त हासिल करना। हालांकि यदि वे पहला विकल्प चुनते हैं तो मृत्यु तक लड़ाई होगी, जिससे ना तो अमन को लाभ होगा और ना ही वे दर्पण विश्वास के साथ मृत्यु युद्ध में टिक पाएगा। निश्चित रूप से दर्पण के शिक्षा उद्यम को झटका लगेगा, लेकिन यह कितने दिन चलेगा? बहुत जल्द ही सब कुछ भुला दिया जाएगा। कर चोरी के लिए दर्पण को जेल और जुर्माना हो सकता है। इतने बड़े आदमी के लिए यह ज्यादा नहीं था, क्योंकि इन लोगों के पास कई गुप्त सौदे थे। सफलता की संभावना बहुत कम है। और चूंकि ये सब किसी न किसी तरह से राज से जुड़ा हुआ था, जो उत्कल राज्य के मुख्य प्रवक्ता थे, और चूंकि वे सत्ताधारी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, सत्ताधारी पार्टी ने भी कुछ ना कुछ तो लिया होगा। इसलिए अगर अमन ने इस पर जोर दिया तो ये राज्य सरकार के खिलाफ होगा, और ना तो उनके पास इतना प्रभाव था और ना ही उनके खिलाफ जाने की शक्ति थी। सबसे ज्यादा संभावना है कि जल्द ही सब कुछ दर्पण के पक्ष में हल हो जाएगा। ये ना भूलें कि उनकी मुख्य पत्नी हयात समूह की बेटी थी। इसके अलावा विश्वास एंटरप्राइज एक निजी कंपनी थी और सार्वजनिक नहीं हुई थी, इसलिए गलत प्रचार से शेयर की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता, जिससे उसे नुकसान होता। लेकिन इस बीच खुद के बारे में क्या वे उसे ऐसे ही जाने देंगे? वे उससे निपटने के लिए कानूनी तरीके नहीं अपनाएंगे, बल्कि वे सीधे उसे मार डालेंगे और उसकी मौत को आत्महत्या जैसा बना देंगे। और चूंकि कोई भी समस्या पैसे से हल नहीं हो सकती, इसलिए अमन ने सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद विकल्प 2 को चुना। ऐसा करके वह एक बड़ी रकम प्राप्त कर सकता है और साथ ही उसे लाभ भी मिल सकता है। वे राज को फंसा सकता है और इसके खाद्य लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं को भी सुलझा सकता है। इससे अमन को बहुत फायदा होगा, जब तक कि दर्पण कोई कठोर कदम ना उठा ले और उसे मारने के लिए लोगों को किराए पर ना ले ले। लेकिन अमन ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर उसने ऐसा किया तो सब कुछ जारी कर दिया जाएगा, जिसमें $1 मिलियन की सेक्स टेप भी शामिल है। हालांकि कोई सेक्स टेप नहीं थी, आग में घी डालने से कोई नुकसान नहीं होगा ना। मैं भी उन दुष्ट माता पिता के साथ ऐसा ही करना चाहता हूं। उन्होंने जो कष्ट दिया था उसके लिए घृणा अपने आप में उचित नहीं लगती थी। अदालती सुनवाई के बाद जवाबी हमला करने की बारी उसकी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। पहले वे चाहते थे कि वे कष्ट भोगें, पीड़ा में जलें और दुख में रोएं, लेकिन वे दरिंदे अचानक गायब हो गए। अब जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उसने पाया कि हर दिन उसकी घृणा कम होती जा रही थी, क्योंकि उसकी स्थिति धीरे धीरे बदल रही थी। दूसरे उसे लगा कि वे उसके समय के लायक नहीं हैं। उन्हें ढूंढने में जो समय बर्बाद होगा, उससे वे कई काम कर सकता है। जहां तक उन्हें एक कोने में ले जाकर उनके असली माता पिता के बारे में पूछने की बात है, तो ये सोचकर वह और भी निराश हो गया। उनके बारे में जानने से क्या फायदा होगा? उसे परिणाम का डर था। क्या होगा यदि उसके माता पिता उससे नफरत करें और उसे कूड़ा समझें? सिस्टम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उसके माता पिता धनी थे, इसलिए या तो वे उससे नफरत करते या फिर उसे स्वीकार करते, क्योंकि वे उसे व्यापार में अच्छा करते हुए देखते। हर तरह से इस बात की संभावना थी कि वे उससे बहुत प्यार करते, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। एक कुलीन परिवार के लोग बाहर उगाए जाने वाले जंगली मसालों को देखने के लिए खुद को नीचा समझेंगे? क्या यह मजाक नहीं है? अपेक्षाएं दुख पहुंचाती हैं, इसलिए उन्हें खत्म कर देना ही बेहतर है। सिस्टम, क्या मेरा निर्णय थोड़ा फीका और कमजोर इरादों वाला लगता है? उस उपन्यास में नायक हमेशा तब तक हत्या करता है जब तक कुछ नहीं बचता, लेकिन मैं आखिरी क्षण में लड़खड़ा जाता हूं। मैं उनसे लड़ सकता हूं या उन्हें नष्ट भी कर सकता हूं, लेकिन जब पूरी तरह से मारने की बात आती है तो मेरा दिल थोड़ा कांप उठता है। इसके अलावा कौन जानता है कि अगर मैंने उसे बहुत ज्यादा मजबूर किया तो वो क्या करेगा? आखिरकार मैं बहुत से लोगों से लड़ने या कई हत्यारों को काम पर रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। होस्ट, सच तो यह है कि आप थोड़े नरम दिल वाले हैं। एक व्यापारी को हमेशा निर्दयी होना चाहिए, लेकिन झुकना भी आना चाहिए। आपके पास बस इतना अनुभव नहीं है। जल्द ही आप ऐसी स्थिति का सामना करेंगे जिसका समाधान नहीं हो सकता, और आपको आगे बढ़कर कदम उठाने की जरूरत होगी।
इसलिए जब तक आप बड़े व्यापारियों की श्रेणी में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक अपने दिल को जितना संभव हो उतना कठोर बनाना बेहतर है। इसी बीच अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए जे ने कमरे में चारों ओर गुस्से से अपना चेहरा घुमाया। उसने अपनी मां डेना को घूर कर देखा और चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। मां, ये क्या हो रहा है? क्या पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में कुछ मिला है जिसने मुझे मारा था? डेना का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसके होंठ सिकुड़कर गुर्राने लगे। वे कमीने सिर्फ खाना और पेट भरना जानते हैं। जब काम की बात आती है तो इन्हें कुछ नहीं आता। उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। बेकार, दयनीय, बेवकूफ, जो हमारे द्वारा दिए गए इतने सारे पैसों के बावजूद एक भी लड़का नहीं ढूंढ पाए। डेना की तीखी बातें सुनकर नर्स व्यथित हो गई और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। उसका चेहरा बेचैनी से लाल हो गया था। डेना का गुस्सा चिंता में बदल गया। जब वो जे के पास पहुंची, उसकी उंगलियां धीरे से उसके बालों को सहला रही थीं। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? जे ने कहा। उसकी आंखों से निराशा और दर्द के आंसू बहने लगे। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज भर्रा गई जब उसने कहा, मां, पिताजी कहाँ हैं? जब मैं इतनी बुरी स्थिति में हूं तो वे क्या कर रहे हैं? डेना का गुस्सा फिर से भड़क गया। उसने अपना फोन टेबल से उठाया और दर्पण का नंबर डायल किया। फोन कई बार बजने के बाद एक चिड़ी हुई आवाज ने जवाब दिया। डेना, तुम कहाँ हो? जे अस्पताल में पड़ा है और पुलिस बेकार है। डेना की आवाज निराशा से तीखी थी। इसी बीच दूसरी तरफ से दर्पण की आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। डेना, शांत हो जाओ, मैं अभी व्यस्त हूं। तुम्हें क्या चाहिए? जे ठीक है? बातचीत सुनकर जे ने अपने बिस्तर से कहा, पिताजी, क्या आपने अमन का ख्याल रखा है? मैं चाहता हूं कि आप उसे पीटें और यदि संभव हो तो उसका अपहरण कर लें। जब तक मैं अपराधी को नहीं पकड़ लेता, मैं उस पर अपना गुस्सा निकालना चाहता हूं। जे की बातें सुनकर दर्पण का चेहरा हरा और फड़कने लगा।